मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वैसे पिछली वीडियो में हमने जो देखा था कि पादपों की लाइफ के अकॉर्डिंग, जो उनकी लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इससे आगे देखते हैं अब कि प्लांट्स को इनके प्रारूप के आधार पर जो इनका बाह्य स्वरूप है, बाह्य प्रारूप है, उसके आधार पर इनको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो बाह्य स्वरूप के आधार पर इन प्लांट्स को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहली होती है शाख, दूसरी छुप या झाड़ी, और तीसरे होते हैं वृक्ष। शाख, छुप, झाड़ी और वृक्ष। जो शाख होते हैं ये 1 वर्षीय प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं मिलती, शाखा नहीं मिलती, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। कुछ समय के लिए शाखा नहीं मिलता, यहाँ ये प्लांट्स कुछ ही समय में अपनी ग्रोथ करके इनका जो कायिक भाग होता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल की होती है यहाँ पर गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरे, चावल, सभी क्या है, ये शाख है। कुछ ही टाइम में अपना जीवन काल पूरा 4-6 महीने में जीवन काल पूरा अपना कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शाखा नहीं होता। जो इनका स्टेम होता है वो स्टेम सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं छुप की। छुप जो प्लांट होते हैं वो काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, शाखन उपस्थित होता है, शाखन उपस्थित होता है। वृक्ष की हम बात करें, काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, शाखन उपस्थित होता है। यहाँ छुप और झाड़ी भी काष्ठीय हैं, ये भी काष्ठीय है, ये भी बहुवर्षीय हैं, ये भी बहुवर्षीय हैं, यहाँ भी शाखन प्रेजेंट है और यहाँ भी शाखन प्रेजेंट है। तो दोनों के अंदर अंतर क्या होता है स्टूडेंट्स? छुप और वृक्ष के अंदर जो मेन अंतर होता है वो होता है इनकी ऊंचाई को लेकर। जो छुप या झाड़ियां होती हैं ये कम ऊंचाई पर ही शाखित हो जाती हैं। छुप और झाड़ियां कम ऊंचाई पर ही शाखित हो जाती हैं, जबकि जो वृक्ष होते हैं ये ज्यादा या अधिक ऊंचाई पर शाखित होते हैं। इनमें शाखन की प्रोसेस जब होती है जब स्टेम काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है और उसके बाद में यहाँ पर शाखन स्टार्ट होता है। झाड़ियों में जब शाखन की प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया होने के बाद में इसके स्टेम को और शाखाओं को अलग अलग पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेम भी पतला होता है और शाखाएं भी पतली होती हैं। लेकिन वृक्षों के अंदर स्टेम जो होता है वो क्लियर होता है, लंबा होगा, मोटा होगा, बेलनाकार होगा, और जो शाखाएं होंगी वो ऊपर से, काफी ऊपर से एक साथ में विभिन्न शाखाएं इस प्रकार से निकली हुई होती है। तो जो वृक्ष होते हैं इन वृक्षों में शाखन की प्रक्रिया भी अधिक होती है, थोड़ी ऊंचाई से होती है। तो इस आधार पर इन वृक्षों को भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं। वृक्षों को
जो इनके अंदर शाखन पाया जाता है, जो स्टेम पाया जाता है, उसके प्रारूप के आधार पर यहाँ हम 4 पार्टों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट होता है अशाखित, बहिर्वर्ती, लीनाक्ष, और संधिताक्ष। अशाखित, बहिर्वर्ती, लीनाक्ष और संधिताक्ष। जो अशाखित प्लांट्स होते हैं, इन अशाखित प्लांट्स में जो स्टेम होता है वो इस प्रकार से ऊपर की तरफ लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। नीचे किसी भी प्रकार का कोई शाखा नहीं पाया जाता और शीर्ष पर जाकर के यहाँ पर शाखाएं मिलती हैं। स्टेम में किसी भी प्रकार का कोई शाखा नहीं होता। स्टेम अच्छा खासा लंबा होता है, केवल शीर्ष पर पत्तियों के गुच्छे मिलते हैं, जैसे ताड़, खजूर, पाम, ये सभी क्या होते हैं? अशाखित स्टेम वाले प्लांट्स। बहिर्वर्ती, ये प्लांट्स भी बहुत लंबे स्टेम वाले होते हैं, लेकिन इनमें शाखन की प्रक्रिया नीचे से ही थोड़ी जमीन से थोड़ी ऊंचाई से ही स्टार्ट हो जाती है। नीचे की जो शाखाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं और ऊपर वाली क्रमशः छोटी होती हुई चली जाती है। जहाँ से शाखाएं बनना स्टार्ट होती हैं वो आकार में बड़ी होती हैं और धीरे 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 ऊपर की तरफ छोटी होती हुई चली जाती हैं। तो ऑलमोस्ट ये हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं? शंकु आकार में। और शंकु आकार की बात करें तो कॉनिफरस प्लांट, पाइनस, कैसे होते हैं? शंकु आकार के, दूर से दिखने में हमको शंकु आकार के दिखाई देते हैं। लीनाक्ष, हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, किसके? पीपल, नीम, बबूल, बरगद, ये सभी कैसे हैं? लीनाक्ष। यहाँ जो उष्ण कटिबंध में जो पादप हमको दिखाई दे रहे हैं, इनके स्टेम में कुछ ऊंचाई तक ये ऊपर जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर शाखन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पर शाखन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो एक साथ बहुत सारी शाखाएं चारों तरफ फैल जाती हैं। जैसे यहाँ पर शाखन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, फिर इनसे और निकलेंगी, इससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे, तो एट लास्ट गोलाकार या अंडाकार स्वरूप हमको इनको दूर से अगर देखें तो गोलाकार या अंडाकार स्वरूप दिखाई देता है। तो इस प्रकार के प्लांट्स क्या कहलाते हैं? लीनाक्ष प्रकृति वाले। संधिताक्ष, संधिताक्ष जो प्लांट्स होते हैं, ना वो होते हैं, ना वो झाड़ी होती हैं, ना वो वृक्ष होते हैं। इन प्लांट्स के अंदर पर्व और पर्व संधि पाई जाती है। इंटरनोड और नोड, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पत्तियां होती हैं जो इनको घेरे हुए होती हैं। एग्जाम्पल आता है बांस। यहाँ पर पर्व और पर्व संधियां उपस्थित होती हैं। जो पर्व होते हैं ये
पर्व, ये क्या है पर्व, ये खोखले होते हैं। पर्व यहाँ पर खोखले पाए जाते हैं, ठोस नहीं पाए जाते। इसी प्रकार से ये प्लांट्स अपनी ग्रोथ करते हैं। पर्व और पर्व संधियों में बढ़ करके काफ़ी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। जितने भी बांस होते हैं, बांस के पादप होते हैं, नीचे से इनकी लंबी लीफ निकलकर उनको ऊपर तक घिरे हुए होती हैं और ये प्लांट्स पर्व और पर्व संधियों में बढ़कर ही अपनी ग्रोथ को करते हैं। पर्व यहाँ पर खोखले पाए जाते हैं। ये ना साग से मैच करते हैं, ना छुप से मैच करते हैं, ना ही वृक्षों से। इनकी प्रकृति जो होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है, इसलिए वो क्या बोलते हैं संधिताक्ष, संधियों में बटे हुए, टुकड़ों में बटे हुए प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम तने की प्रकृति के आधार पर विविधता। जो तना प्रेजेंट है उस तने की प्रकृति कैसी है, उसके अंदर क्या अंतर पाए जा रहे हैं, क्या सभी वृक्षों के तने समान पाए जाते हैं, तो इसके आधार पर अगर हम विविधता को देखें तो स्टूडेंट्स दो प्रकार के स्टेम पाए जाते हैं। एक तो ऐसे स्टेम जो दृढ़ होते हैं, और एक ऐसे स्टेम जो दुर्बल होते हैं। जो हार्ड हैं, दृढ़ हैं, मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे अभी पढ़ा था हमने नेक्स्ट में कि कॉनिफर्स हैं, कॉनिफर्स में बेलनाकार लंबा तना पाया जाएगा, या फिर कहें कि अशाखित तने लंबे पाए जाते हैं, लिनाक्स तने हैं लंबे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हार्ड तने पाए जाते हैं ये आते हैं दृढ़ तनों के अंदर। इस प्रकार के प्लांट्स किसमें आते हैं, दृढ़ तनों के अंदर। और जो दुर्बल तने हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके तने लंबे तो होते हैं, काष्ठीय भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं पाई जाती कि ये किसी और का सहारा लिए बगैर या फिर खुद सहारे के बिना कैसे भी ये ऊपर की तरफ ग्रोथ कर सकें या ऊपर की तरफ खड़े हो सकें। तो ये इनके स्टेम काफ़ी दुर्बल पाए जाते हैं, इसलिए ये ज़मीन पर रेंग कर ही गति करते हैं या किसी अदर प्लांट्स के या किसी और कारक के साथ ही ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं। तो दुर्बल तनों को देखते हैं। जो दुर्बल तने होते हैं ये दुर्बल तने तीन प्रकार के पाए जाते हैं। अनुसर्पी, विसर्पी और आरोही। यहाँ पर जो दुर्बल तनों का वर्गीकरण होता है, ये वर्गीकरण होता है, इनका जो आधार है वर्गीकरण का, वो आधार है अपस्थानिक जड़। और ये कहां से निकलती हैं, नोड से। इन प्लांट्सों में जो नोड पाए जाते हैं, इन नोड से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुसर्पी की। जो अनुसर्पी प्लांट्स होते हैं, अनुसर्पी प्लांट्स में नोड तो उपस्थित होते हैं, नोड तो पाए जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रूट होती हैं, इन रूटों के अंदर अपस्थानिक रूट्स, इन नोड्स के अंदर अपस्थानिक रूट्स नहीं बनते। इन नोड्स पर यहाँ पर अपस्थानिक रूट्स का निर्माण नहीं होता।
जो विसर्पी तने होते हैं, इन विसर्पी तनों पर यहाँ पर अपस्थानिक रूट्स का निर्माण हो जाता है और इन्हीं के आधार पर ये आगे की तरफ गति करती हैं। इनसे पकड़ करके जमीन को ये आगे की तरफ गति करती हैं। तो एक एक करके लेते हैं फिर हम। अनुसर्पी में नोड्स तो प्रेजेंट है लेकिन क्या एब्सेंट है? अपस्थानिक जड़ है। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। भूसाई, अवरोही और विसरित। अनुसर्पी जो स्टेम होते हैं, जो भूसाई स्टेम होते हैं, ये हमेशा जो आधार है इस आधार पर ही इस प्रकार से रेंग कर आगे बढ़ते हैं। ये आधार है, जमीन है, यहाँ पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर रेंगते हुए जमीन से टच होते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो अवरोही होते हैं, ये अवरोही जमीन से रेंगते हुए आगे बढ़े, फिर उठ गए, फिर इसी प्रकार से आ गए, फिर उठ गए और फिर इसी प्रकार से। तो ये कुछ वृद्धि करने के बाद में अधर हो जाते हैं, फिर वापस नीचे, फिर अधर, फिर वापस नीचे, इस प्रकार से गति करते हैं। विसरित जो होते हैं, विसरित कहीं भी कैसे भी वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन जमीन से टच होते हुए चारों तरफ बिखरी हुई अवस्था में, ऐसे जैसे इसमें से एक स्टेम इधर निकल गया, एक ब्रांच इधर निकल गई, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ एक साथ बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और ये चारों तरफ यहाँ जमीन पर फैल जाती हैं। तो अनुसर्पी जो प्लांट्स होते हैं, अनुसर्पी प्लांट्स में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि आधार से टच होते हुए होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विसर्पी। विसर्पी तनों में अपस्थानिक जड़ें उपस्थित हैं। अपस्थानिक जड़ें उपस्थित हैं। तो अपस्थानिक जड़ें उपस्थित हैं तो इनके नोड्स पर से अपस्थानिक जड़ें भी निकलेंगी। तो स्टूडेंट्स, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, क्लासों में पढ़ा है, भूस्थायी तनों के प्रकार हैं। उपर भूस्थायी, अंतः भूस्थायी और भूस्थायिका। ये चारों ही प्रकार के जो तने हैं, भूस्थायी, उपर भूस्थायी, अंतः भूस्थायी और भूस्थायिका, ये विसर्पी प्रकार के तने होते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ इस प्रकार से होती है। ये आधार, इस आधार से बाहर की तरफ निकला प्लांट्स, कुछ दूरी तक इसने ग्रोथ की और यहाँ इसकी जो नोड है, पर्व संधि है, इस पर्व संधि से वापस जमीन में टच हो गया और यहाँ वापस से जड़ों का निर्माण हो गया। कुछ ग्रोथ की, वापस से यहाँ जड़ों का निर्माण हो गया। तो प्रत्येक पर्व संधि से यहाँ पर नीचे वापस जड़ों का निर्माण होता हुआ चला जाता है। जैसे साइनोडर्म, दूब घास, आइपोमिया बटाटास, दूब घास है। अगर दूब घास को उखाड़ना चाहें तो आसानी से नहीं उखड़ती है। कारण यहाँ पर प्रत्येक जो पर्व संधि है उस पर्व संधि से जड़ें निकल करके इसको यहाँ मजबूती के साथ में जमीन के साथ बांधे हुए रखती हैं। तो इसीलिए इनको हम आसानी से उखाड़ भी नहीं सकते।
तो ये चारों ही प्रकार के जो स्टेम हैं वो दुर्बल प्रकार के हैं और विसर्पी प्रकार के स्टेम होते हैं। नेक्स्ट, आरोही तने। नेक्स्ट देखते हैं आरोही तने। आरोही तने जो होते हैं ये तने अधिक लंबाई में ग्रोथ करते हैं, अधिक लंबे होते हैं और ये किसी ना किसी आधार से सहारा लेकर के और ऊपर की तरफ वृद्धि करते हुए चले जाते हैं, किसी आधार से। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कोई और है, मकान है, दीवार है, एनिमल जो भी है, तो इनसे सहारा लेकर के ये ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। तो इनके अंदर इस सहारे, जो सहारा ले रहे हैं, इस दूसरे सहारे से अटैच होने के लिए, उस सहारे को पकड़ने के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और इन संरचनाओं के सहारे ही ये कहाँ चलते हैं, ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं। तो इसके लिए विशेष संरचनाएं होती हैं। ये विशेष संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? ये विशेष संरचनाएं होती हैं प्रतान, अपस्थानिक मूल, होको या अंकुश, आसंजी डिस्क, शीर्षस्थ कलिका, लौकी, तोरई, सेम, इन सभी के अंदर क्या होते हैं, प्रतान पाए जाते हैं। और ये प्रतान इतने संवेदनशील होते हैं कि जैसे ही किसी सहारे के से टच होते हैं तुरंत उसमें कॉइलिंग, इनके प्रतानों में क्या हो जाती है, कॉइलिंग हो जाती है, एक कुंडली जैसी संरचना बना लेते हैं और फोल्ड होकर के ये उस सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। सेम, डॉलिकस लवलव, क्या बोलते हैं सेम को, डॉलिकस लवलव। कुकुरबिटा पीपो, अपस्थानिक मूल, जैसे पानी के अंदर है, तो ये अपस्थानिक मूल प्लांट जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ इंटरनोड से निकल करके इस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये किसी सहारे से जाकर के चिपक जाएंगे अपस्थानिक मूल। इस तरह से प्लांट धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ चला जाएगा। होकी या अंकुश, या तो कक्षस्थ कलिकाओं से या शीर्षस्थ कलिकाओं से इनका निर्माण होता है। अक्सर कक्षस्थ कलिकाओं से निर्माण होता है। कक्षस्थ का मतलब क्या होता है, अगर शीर्ष पर कोई बड़ उपस्थित है तो ये तो कहलाएगी शीर्षस्थ, और इसके साइड से अगर एनिमल कोई भी उपस्थित है वो कहलाएंगे कक्षस्थ। तो उससे होगी या अंकुश का निर्माण होता है। जैसे ये किसी सहारे के पास आते हैं तो वहाँ अंदर एंटर करके फिर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए चले जाते हैं। आसंजी डिस्क, कुछ तने जिसे बैक्ची नाम आता है, उसके अंदर क्या है, आसंजी डिस्क पाई जाती है और ये डिस्क क्या करती है, इसकी जो भी सहारा इसके पास में होता है, चाहे प्लांट हो चाहे कोई दीवार है, उससे जाकर के क्या होगी, चिपक जाएगी और चिपक करके फिर यहाँ जो स्टेम है ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। शीर्षस्थ कलिका, तो यहाँ पर जो शीर्षस्थ कलिका होती है कुछ प्लांट्स के अंदर,
वो यहाँ पर या तो प्रतान में बदल जाती है या फिर किसी और संरचना में बदल जाती है, और यहाँ बदल करके ये शीर्षस्थ कलिका वापस से उस सहारे के चारों तरफ से लिपट करके यहाँ पर विरोध करती है। तो इस प्रकार तने की जो प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर पादपों को आरोही, अवरोही, विसर्पी इस प्रकार से हम बांटा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम शाखन। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।